हेलो स्टूडेंट्स, हमारा वी आर स्टडीइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज एंगल ऑफ कांटेक्ट, और एंगल ऑफ कांटेक्ट में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थे। आवर हेडिंग वाज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट में हमने तीन चीज़ें मैंने पढ़ा दिया था, चौथा आपको असाइनमेंट दिया था। कौन सी तीन चीज़ें पढ़ाया था मैंने? सबसे पहले था वेटिंग लिक्विड। मैंने एक ऐसा फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया था वेटिंग लिक्विड। वेटिंग लिक्विड का मतलब क्या है? दिस इज अ बीकर। अब छोटा डायग्राम बना के समझाता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट में हमको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है जल्दी जल्दी। ये वेटिंग लिक्विड है। दिस इज प्योर ग्लास, सॉरी क्लीन ग्लास बोलना चाहिए मैंने, प्योर ग्लास नहीं, प्योर वाटर लेंगे हम। दिस इज क्लीन ग्लास। क्लीन ग्लास के अंदर में हमने प्योर वाटर रखा है, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड, एकदम हाईली प्योर वाटर। और जब भी हाईली प्योर वाटर रखा जाए क्लीन ग्लास में तो वो सरफेस ऐसी बनाता है, ऐसी रखे। रिमेंबर इट इज ऑलवेज अ हेमिस्फीयर, ठीक है। जब भी क्लीन प्योर वाटर को क्लीन ग्लास में रखा जाए, प्योर वाटर को क्लीन ग्लास में रखा जाए तो सरफेस हमेशा कैसा बनता है? हेमिस्फीयरिकल। और ये वाटर जो है ये यहाँ पर ग्लास पर ऊपर चढ़ जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि वाटर जो है ये ग्लास पर ऊपर चढ़ता है क्योंकि वाटर और ग्लास में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। और एडहेसिव फोर्स ज्यादा होने के कारण क्या होता है? वाटर हमेशा ग्लास पे चिपकना चाहता है, वाटर हमेशा ग्लास को गीला करना चाहता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में हमने देखा था, मेरे ख्याल से ये हो गया था अपना, है ना। और इसके बाद हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट के बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ा दिया था। चलो ठीक है। तो सी हमेशा ये सरफेस कैसा बनेगा? प्योर वाटर और क्लीन ग्लास के लिए हेमिस्फीरिकल बनेगा। और ये वाटर ऊपर चढ़ेगा। क्यों ऊपर चढ़ेगा? क्योंकि वाटर को अट्रैक्शन है किससे? प्योर वाटर को अट्रैक्शन है ग्लास से, ठीक है। और यहाँ पर क्या भरा हुआ है? तो यहाँ पर भरा हुआ है लिक्विड। दिस इज वाटर, प्योर वाटर, ठीक है, क्लीन ग्लास में। एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन हमने क्या बताया था? एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन solid surface and the tangent drawn to the free surface of the liquid measured from the side of the liquid। तो यहाँ पर प्योर वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा हमने क्या बोले थे? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जो भी लिक्विड एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री बनाता है वो पूरी तरह गीला करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पानी आपको गीला क्यों करता है ना, अगर हम नहा रहे और पानी बॉडी पर डाल दिए और बॉडी हमारी गीली होगी, किसी ने पूछा आप पानी से गीले क्यों हो गए, तो बोलेंगे अबे गीले क्यों हो गए? तो पानी है तो गीले हो गए। ऐसा नहीं है। अगर आपके बॉडी पे मर्क्यूरी फेंक दिए तो लिक्विड मर्क्यूरी, तो आप गीले थोड़ी होंगे, कहीं भी मर्क्यूरी आपके बॉडी पे चिपकेगा नहीं, तो वो भी तो लिक्विड है, लेकिन क्यों नहीं गीले हुए? तो गीले होने के पीछे रीजन ये होता है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री बनाता है सॉलिड सरफेस से, तो वो लिक्विड जो होता है वो गीला करता है। तो पानी हमको गीला करता है क्योंकि वो हमारे बॉडी से एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत कम बनाता है। एग्जैक्टली 0 बनाता है या नहीं इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन ऑलमोस्ट 0 ही बनाता होगा, तभी तो पूरे बॉडी पे पानी लग जाता है। हाँ, अगर ऑयल है बॉडी पे, तेल है, तो वो अलग बात है। चलो, क्लीन ग्लास। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन थोड़ा एंगल ऑफ बड़ा बनाएंगे हम, उसको देखेंगे। हमको मालूम है एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है? एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है। एडहेसिव फोर्स का एरो हमने बहुत बड़ा लिया था, ठीक है। यहाँ पर P लिखे थे और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसको A लिखे थे। और कोहेसिव फोर्स कितना नेग्लिजिबल है, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर आ रहा है? इधर ही आ रहा है। जब रिजल्टेंट भी इधर ही आ रहा है, AP बार किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। क्या आपको ध्यान में AP यानी एडहेसिव फोर्स था? दिस वाज एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव। और कोहेसिव फोर्स लिक्विड में आना, कोहेसिव फोर्स ये कहीं भी नहीं आएगा, नेग्लिजिबल है तो हम उसको ड्रॉ ही नहीं करते, ठीक है। तो एडहेसिव फोर्स, प्योर वाटर ग्लास से इतना प्यार करता है कि ग्लास पे जाके चिपक जाता, बल्कि और ऊपर जाता ग्लास से चिपकने के लिए, बोलता मुझे और कांटेक्ट करना है ग्लास से, और मुझे फैलना है। तो ये हो गया। और रिजल्टेंट AR बार, हमने रिजल्टेंट को कैसे बताए थे? AR बार। तो ये ऐसा है। और हर लिक्विड की आदत क्या होती है? हर लिक्विड की आदत होती है कि वो अपने आप को ऐसे अलाइन करता है कि रिजल्टेंट से उसका एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये रिजल्टेंट से 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। दिखता है आपको? यहाँ से दिख रहा है क्या? ये रिजल्टेंट है और ये वाटर की सरफेस जो है ये देखो ये ऊपर चढ़ रहा है ऐसा। तो रिजल्टेंट से इसने कितना डिग्री एंगल बना लिया? 90 डिग्री एंगल बना लिया। मैं ये आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है।
तो इसलिए प्योर वाटर ऐसा शेप धारण कर लेता है, ऊपर ऊपर चढ़ता है प्योर वाटर, ठीक है। ये और वेटिंग लिक्विड होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था ये वेटिंग की जगह हमने लिखना चाहिए कंप्लीटली वेटिंग लिक्विड। कंप्लीटली वेटिंग लिक्विड, ग्लास जो है पानी जो है प्योर वाटर ग्लास को पूरा गीला कर देता है अंदर से, फिर पानी निकाल लो ग्लास में का तो भी पानी ग्लास पे चिपका हुआ रहेगा। फिर उसके बाद हमने सेकंड थिंग क्या देखा था, हमने देखा था कि एक बीकर है, बीकर में हमने केरोसिन ले लिया। सेकंड टाइम हमने क्या लिया था, केरोसिन लिया था। काय में लिया था, ग्लास बीकर में लिया था, क्लीन ग्लास विद केरोसिन। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बना था, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 26 डिग्रीज बना था, ये ऐसा। और व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये देखो ये फ्री लिक्विड सरफेस है, ये मेनिस्कस बोलते हैं इसको, ऊपर की सरफेस को, दिस इज मेनिस्कस। अब ये सब चीजें रिवाइज करा रहा हूँ मैं, एकदम बहुत फास्ट में कराना चाहिए मैंने। और ये लिक्विड है यहाँ पर। और हमने क्या देखा था, एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन आपको एक बार लिखा के फिर मिटा देता हूँ जल्दी से। ये टेंजेंट है, ये फ्री सरफेस है उसकी, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट पे यहाँ हमने एंगल बना दिया, एंगल बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द tangent, angle between solid surface and the tangent drawn to the free surface of the liquid measured from the side of the liquid is called angle of contact। अब ये acute angle क्यों बना रहा है, ये कौन सा लिक्विड है, पार्शियली वेटिंग लिक्विड है, पार्शियली वेटिंग लिक्विड, पार्शियली वेटिंग लिक्विड, पार्शियली वेटिंग लिक्विड है। इसके लिए क्या होता है, थीटा इज एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्यों होता है, ये हम पढ़े थे कि हमको मालूम है, कंसीडर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है और इसका एडहेसिव फोर्स का एरो बड़ा है, ए इज द मॉलिक्यूल, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एपी वाला एरो बड़ा बनाएंगे क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है और कोहेसिव फोर्स थोड़ा कम है, कोहेसिव का एरो थोड़ा छोटा बनाएंगे, ठीक है। ये कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स कैसे बता रहे हैं हम, एसी से बता रहे हैं, ठीक। बार बार ये लिख लेंगे, एसी यानी कोहेसिव फोर्स का डायरेक्शन। एक्चुअली अब टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया, नहीं तो मैं इसको एफसी बोलता था, फोर्स कोहेसिव, इसको एफए बोलता था, फोर्स एडहेसिव, और ये मॉलिक्यूल को कोई और नाम दे देता था, लेकिन टेक्स्ट बुक का फॉलो करना जरूरी है। तो एसी इज कोहेसिव फोर्स एंड एपी बार जो है वो एडहेसिव फोर्स है, ठीक है। और एआर क्या बता रहा है, ये बता रहा है रिजल्टेंट इन दोनों का। अब मैं डायरेक्शन और वेक्टर और वो सब नहीं शॉर्टकट में लिखेंगे हम, क्योंकि ये रिवीजन है। उसके बाद अब पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा मुझे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम बन गया, इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ है, अलोंग द डायगोनल, तो ये आर हो गया एंड दिस विल बिकम ए आर बार। ये एपी बार है कोई एडहेसिव फोर्स और ये एसी बार है कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ देखो अभी रिजल्टेंट वेक्टर किधर आ रहा है, इसको हटा लेते थोड़ी देर के लिए। फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर किधर आ रहा है, इधर आ रहा बाहर। अब रिजल्टेंट वेक्टर और हर लिक्विड की आदत क्या होती है, एवरी लिक्विड ट्राइज टू मेक इट्स सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, सरफेस उसको परपेंडिकुलर बनना चाहती है, रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर बनना चाहती है। ये होगी दूसरी केस, ठीक है। ये रिवीजन है, ये पढ़ा चुका हूं मैं, इससे प्रीवियस लेक्चर देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। फिर उसके बाद में केस नंबर 3 मैंने बनाया था ऐसा, एक कंटेनर है और ग्लास है, वो दैट कंटेनर इज क्लीन ग्लास, क्लीन ग्लास है, उसमें हमने लिए मर्क्यूरी, Hg हाइड्रोजन मर्क्यूरी लेंगे। मर्क्यूरी ऐसा सरफेस बनाता है हमेशा, कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, ऊपर से देखोगे तो कॉन्वेक्स दिखेगा, धर्म पेट खुला हुआ दिखेगा उसका। और एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, ये मर्क्यूरी है, ये पूरा मर्क्यूरी पर है। एंगल ऑफ कांटेक्ट अब बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये फ्री सरफेस है, ऊपर की एयर के कांटेक्ट में जो सरफेस है उसको फ्री सरफेस बोलेंगे हम। फ्री सरफेस पे ये टेंजेंट बना दी हमने ऐसी, और ये है सॉलिड वॉल, सॉलिड ग्लास की वॉल। तो अब एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन क्या रहेगा, एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट is called angle of contact। और टेंजेंट किसको, तो एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड मेजर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये ऊपर का एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं रहेगा, ये रहेगा, जो भी लिक्विड की तरफ से रहता है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट रहता है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अब इसके बाद मैंने रीजन आपको क्या समझाया था कि ये मर्क्यूरी ऐसा ही क्यों होता ग्लास कंटेनर में, जिस भी ग्लास कंटेनर में मर्क्यूरी को डाल दो वो ऐसा शेप धारण करता है। मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है और ग्लास के साथ एडहेसिव फोर्स उसका बहुत कम होता है। दैट्स व्हाई मर्क्यूरी ग्लास से डरता है, मर्क्यूरी ग्लास पे चिपकना नहीं चाहता बल्कि उससे दूर भागना चाहता है। ये देखो यहाँ दूर भाग गया,
हालांकि इतना सरफेस उसका चिपकना चाहिए था मर्क्यूरी का, ये ऊपर से यहाँ तक, लेकिन नहीं चिपका, इतना ही चिपका मजबूरन वो भी। तो मर्क्यूरी ग्लास से दूर भागना चाहता है। मर्क्यूरी में आपस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, ग्लास से एडहेसिव फोर्स बहुत कम है। मर्क्यूरी ग्लास से डरता है, दूर भागना चाहता है, और प्योर वाटर ग्लास से चिपकना चाहता है और जा जाके और ग्लास को गीला करना चाहता है। ये देखो कैसे ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या किए थे, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ए ले लिए थे, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना दिए। अब मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो एरो हमने क्या किए, इसका एरो बहुत लंबा कर दिए और इसको नाम दे दिए AC बार। आपको मालूम है ये इसका नाम C है। AC बार का मतलब क्या है, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का एरो बहुत लंबा दिए, क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू ज्यादा है। ये रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स है, दिस इज रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स, क्योंकि यहाँ भी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल है वो भी खींच रहा है, यहाँ भी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल, यहाँ भी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल, यहाँ भी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल, मर्क्यूरी मॉलिक्यूल चारों तरफ खींच रहा है, लेकिन उसका सबका चिल्लरों का रिजल्टेंट ये आ रहा है। तो रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है। और रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो ये रहेगा। अब ये रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स ये P और इसका नाम AP बार होगा। रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स का एरो मैंने बहुत छोटा बनाया, क्योंकि आपको मालूम है अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता तो मर्क्यूरी ग्लास पे चिपक जाता, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चिपकता। इसका मतलब है कि ये नेग्लिजिबल होना चाहिए, फिर भी दिखना चाहिए, इसलिए मैंने AP बार थोड़ा बना दिया। अब इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे हम, इसको ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंगे पैरेललोग्राम की, ये हो गई और ये हो गई। एंड आपको मालूम है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन द 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 2 में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं, और हमको मालूम है कि रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी अलोंग द डायगोनल। ये आएगा R, इसका नाम देंगे हम AR बार, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और हर सरफेस की क्या आदत होती है, every surface has a tendency to be perpendicular to the direction of resultant vector। ये resultant vector इधर जा रहा तो मर्क्यूरी का सरफेस ऐसा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है ऐसा, ताकि वो मर्क्यूरी ये रिजल्टेंट वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बना सके। ये रिजल्टेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए मर्क्यूरी ऐसा होता है। इधर भी वही केस होगा, इधर भी रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इनसाइड द लिक्विड, तो मर्क्यूरी में रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आता, इनसाइड द लिक्विड। केरोसिन में रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आता, इनसाइड द ग्लास। और प्योर वाटर इन क्लीन ग्लास में रिजल्टेंट वेक्टर तो पूरे ग्लास में इधर ही आ रहा है, ठीक है। ये 3 केसेस मैंने समझा दिया था आपको, मैंने जल्दी से 10 मिनट्स लग गए मुझे फिर भी रिवाइज करवाने के लिए। अब चौथा केस जो बचा है वो एक समझो, यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, बात क्या चल रही है हमारी, ये कंप्लीटली वेटिंग लिक्विड है, तो कंप्लीटली वेटिंग लिक्विड जो चीज हमको पूरी तरह गीला करती है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा बनाती, जल्दी बताओ। वो एंगल ऑफ कांटेक्ट 100% गीला करती है तो वो 0 डिग्री बनाती है। जो चीज पार्शियली वेटिंग होती है, जो थोड़ा थोड़ा गीला करती, थोड़ा थोड़ा सूखा रहने देती, वो एक्यूट एंगल बनाती है। यानी केरोसिन को अगर ग्लास में डाल दो और ग्लास को खाली कर दो, केरोसिन वापस निकाल दो, तो केरोसिन कहाँ चिपका हुआ रहेगा, यहाँ थोड़ी थोड़ी जगह में केरोसिन चिपका हुआ रहेगा ग्लास के अंदर, और कोई कोई जगह सूखी रहेगी। Kerosene will wet the glass surface, but only at some places. The other places will remain dry inside the glass container. Okay, so partially wetting liquid angle of contact acute बनाता है। और यहाँ पर we put some mercury into the glass clean glass container, and after some time we removed the mercury from the glass container, and what did we find? We found that the glass container was dry from inside. Not a single drop of mercury was found inside the glass container, because mercury does not wet the glass surface. Okay, and why? Because it makes an angle 140 degree obtuse angle. So जो भी लिक्विड एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बनाता है वो लिक्विड को सॉलिड को वेट नहीं करता है। इसका दूसरा एग्जांपल ये मर्क्यूरी विद क्लीन ग्लास के बजाय हम वाटर विद पैराफिन वैक्स भी ले सकते हैं। मोमबत्ती का वैक्स का अगर एक बर्तन बनाते हो आप, उसमें पानी डालते हो तो पानी ऐसा शेप होगा, और झाड़ी पेड़ पत्ते के ऊपर भी जो वैक्स का लेयर होता है उसके ऊपर पानी की बूंद गिर जाती है, वो भी ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैंने गिब्रिसन समझाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक लेयर लगाते हैं अम्ब्रेला पर, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वो भी क्या करता है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अम्ब्रेला के ऊपर लगा दो तो पानी के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, यानी पानी अम्ब्रेला को गीला नहीं कर सकता, पानी नीचे गिर जाता है और अम्ब्रेला के नीचे हम सेफ हो जाते हैं।
तो जो चीज हमको गीला नहीं करती, जो चीज किसी सॉलिड को गीला नहीं करती, वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है हमेशा। ठीक है, अगर आपके बॉडी पर मर्क्यूरी लाके फेंक दूं थोड़ा सा, तो आपकी बॉडी पर मर्क्यूरी टच होगा, आपको फील होगा, लेकिन जब आप देखोगे कहीं मर्क्यूरी लगा के आपके बॉडी पे, तो कहीं भी मर्क्यूरी आपकी बॉडी पे नहीं चिपकेगा। इसका मतलब क्या है, मर्क्यूरी आपके बॉडी के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। तो जो 0 डिग्री एंगल बनाती है वो बहुत गीला करती है किसी भी चीज को, जो एक्यूट एंगल बनाती है वो पार्शियली गीला करती है, जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है वो बिल्कुल भी गीला नहीं करती। तो इससे हमको, अगर हमें कोई पूछ ले कि ये चीज, ये लिक्विड हमारी बॉडी पे टच हो जाए तो हम गीले क्यों नहीं होते, ये लिक्विड हमारी बॉडी पे टच हो जाए तो हम गीले क्यों होते, तो कॉमन पर्सन इस बात का आंसर नहीं दे सकेगा। कॉमन पर्सन बोलेगा गीले होते क्योंकि पानी है, तो पानी से तो गीले ही हो गए, लेकिन हमें मालूम है कि वो एंगल कितना बनाता है, इसलिए हम गीले होते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट प्योर वाटर विद क्लीन ग्लास 0 होता है। हमारी बॉडी के साथ भी आई थिंक 0 के आसपास ही कुछ एंगल बनता होगा, इसीलिए हमारी बॉडी गीली हो जाती है पानी से। अब चौथा केस बाकी था, एंगल ऑफ कांटेक्ट प्योर वाटर क्लीन ग्लास 0 डिग्री, एंगल ऑफ कांटेक्ट केरोसिन उधर क्लीन ग्लास प्योर वाटर था 0 डिग्री। सेकंड केस पर हमने केरोसिन एंड क्लीन ग्लास, तो 26 डिग्रीज होता है, एक्यूट एंगल होता है। थर्ड केस हमने पढ़ा क्लीन ग्लास एंड मर्क्यूरी, ऑब्ट्यूज एंगल 140 डिग्रीज का। अब फोर्थ वाला एक्यूट, अब जो फोर्थ वाला हम पढ़ रहे हैं उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी 90 डिग्रीज। ये चौथा वाला है, ये मैंने आपको छोड़ दिया था असाइनमेंट के लिए क्योंकि हमारा लेक्चर का टाइम हो गया था। फिर कुछ स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया मुझे, तो उसके लिए अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि उनका आंसर उतना करेक्ट नहीं आ रहा था, तो मैं समझा के देता हूँ। सी, अपनी बुक ने वैसे कहा है कि हाइपोथेटिकल लिक्विड, लेकिन ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी नहीं है, ऐसा रियल में हो सकता है। अगर हम सिल्वर कंटेनर लेते हैं, चांदी का बर्तन, और उसके अंदर पानी डाल देते हैं डिस्टिल्ड प्योर वाटर, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बन सकता है। प्योर वाटर इन क्लीन सिल्वर ग्लास, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बन सकता है। अब देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री का मतलब क्या, ये सॉलिड सरफेस और ये लिक्विड सरफेस, और इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऐसी आएंगी, तो क्या होगा, एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस मेजर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द लिक्विड इज एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है, क्यों है 90 डिग्री, तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा एक डिफरेंट केस भी है वैसे, इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगता है, तो इसलिए हम इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सी, ये क्या है, यहाँ पर दिस इज क्लीन ग्लास, ये क्लीन ग्लास है, और इसके अंदर हमने क्या लिए, सॉरी क्लीन सिल्वर कंटेनर है, क्लीन सिल्वर कंटेनर, और इस क्लीन सिल्वर कंटेनर के अंदर में हमने लिया प्योर वाटर, शुद्ध निर्मल जल, पानी ले लिया। तो अब इसमें क्या होता है, ये एडहेसिव फोर्स है, स्फीयर, ये मॉलिक्यूल ए है, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और यहाँ पर एक लेंगे हम, दिस इज ए, सॉरी इसको हम पी नाम देंगे, ये एपी बार है, और हमको मालूम है एपी अभी मैंने मिटाया नहीं, अच्छा हुआ, एपी यानी एडहेसिव फोर्स है, ये एडहेसिव फोर्स है। और कोहेसिव फोर्स कितना एंगल बनाएगा, तो कोहेसिव फोर्स विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। यहाँ पर एक चीज स्पेशल है कि ये जो कोहेसिव फोर्स है, जिसको हम यहाँ सी नाम दे रहे हैं, एसी बार, डायरेक्शन ऑफ कोहेसिव फोर्स makes an angle of 45 degrees with the glass surface and makes an angle of 45 degrees with the liquid surface। दोनों के साथ each either of the surfaces, अपनी बुक में क्या वर्ड्स आए कि the resultant cohesive force, remember ये resultant cohesive force है, cohesive force इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी बहुत सारे खींच रहा है, उन सबका resultant cohesive force है AC बार। resultant cohesive force makes an angle of 45 डिग्री with either of the surfaces, either यानी ग्लास के साथ भी 45 डिग्री बनाता है AC बार, और लिक्विड की सरफेस से भी 45 डिग्री एंगल बनाता है। और देयर कैन बी नो डाउट अबाउट इट कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्रीज है। अब ऐसा कब होता है, अच्छा इसमें तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा, इधर नीचे आएगा, ये वाला, ये R रहेगा, और इसको हम नाम दे सकते हैं AR बार, रिजल्टेंट वेक्टर। ये कौन सी कंडीशन है, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है ना, और सरफेस कैसी है, हॉरिजॉन्टल। 0 डिग्री जब था एंगल ऑफ कांटेक्ट तो हेमिस्फीरिकल सरफेस थी, और जब 90 डिग्री है तो सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। 90 डिग्रीज के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट, व्हाट इज दिस थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्रीज है। अब
और यहाँ पर ये रिजल्टेंट वेक्टर देखो, रिजल्टेंट वेक्टर इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स अलोंग द सॉलिड सरफेस, अलोंग द सॉलिड वॉल, ऐसा है। और इसके लिए कंडीशन हम ये बता सकते हैं, इसको प्रूव करके भी दिखाने के लिए हमारे बुक ने कि एक चीज ये दिया कि ऐसा कब होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री कब बनता है। तो उसको समझने के लिए हमारी बुक ने उसको डायरेक्ट दे दिया, हमको उसको डिराइव करके लाना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज द एंगल बिटवीन AP बार एंड AR बार। व्हाट इज AR बार? रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर डाउनवर्ड है तो सरफेस कैसी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर से उसको कितने डिग्री एंगल बनाना होता है? 90 डिग्री एंगल बनाना होता है। तो 90 डिग्री एंगल बनाने का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ बहुत सारे एंगल्स तो नहीं दिख रहा है, ये 45, ये 45 है, चलो अंडरस्टूड है कि 90 डिग्री है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा डिराइव करके देखेंगे। और यहाँ पर लेट अस सपोज दिस एंगल इज अल्फा। व्हाट इज अल्फा? एंगल बिटवीन दिस AP बार एंड AR बार के बीच का एंगल है अल्फा। इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं मैं, पैरेललोग्राम बना लेंगे ये ऐसा। अब आपको मालूम है कि ये अल्फा प्लस यहाँ का एंगल, ये दोनों एंगल कितना हो रहा है? AP बार और AC बार में एंगल कितना हो रहा है? ये 90 डिग्रीज है अल्फा। इट्स क्लियर, अल्फा कितना है? 90 डिग्रीज है। और ये 45 डिग्रीज है। तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये समझ गए? अब देखो एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। क्या? 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स में हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सॉरी ये मेरी मिस्टेक हो गई इसमें, कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? सरफेस पर आ रहा है। यस सर, सॉरी। तो रिजल्टेंट वेक्टर तो इज ऑलवेज अलोंग द डायगोनल, मेरा ध्यान नहीं था, इट शुड बी अलोंग द डायगोनल। तो ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा होगा लेकिन यू विल कंसीडर इट। आगे बढ़ते हैं। देखो कि पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे हमने, उसमें रिजल्टेंट वेक्टर के लिए एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है मालूम है? ये ऐसा आता है, R इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ऐसा आता है। यहाँ पर जैसा ये फॉर्मूला आता है, AP स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AP AC cos थीटा, ऐसा आता है। cos थीटा यानी AP एंड AC के बीच का एंगल। उसको मैं क्या लिख दूं? उसको मैं फाई लिख देता हूँ, है ना। फाई का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन AP एंड AC। और ये यहाँ पर है AP एंड AC के बीच का एंगल कितना है? फाई, 135 डिग्रीज, है ना। व्हाट इज फाई? समझा कर, ये समझ गया ना? अल्फा प्लस 45, अल्फा प्लस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। और ये क्या है? दिस इज फाई। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखो, फॉर्मूला हमने क्या लाए थे? अल्फा एंगल किसके साथ बना? AP के साथ बना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan अल्फा। ये फॉर्मूला मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ ये कहाँ आ चुका है? 11th स्टैंडर्ड में। आप नोट्स उठाएंगे, हमने खुद ने अपन ने मैंने प्रूव करके दिया था, आपने नोट डाउन किए थे, आपको याद होना चाहिए, वरना पुराने वो नोट्स उठाकर देख लो। tan अल्फा इज इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसके साथ एंगल नहीं बनाया उसने, AC के साथ। अल्फा किसके साथ बनाया उसने? AP के साथ बनाया। दो वेक्टर्स हैं ना यहाँ, एक AP है और दूसरा AC है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? फाई। दिस इज P, ये हम नाम A दे देते हैं और ये हम नाम दे देते C। और ये पैरेललोग्राम बना हुआ है ऐसा, ठीक है। और इसमें हमने एक एंगल को नाम दे दिया अल्फा। रिजल्टेंट ने इसके साथ जो एंगल बनाया दैट एंगल इज अल्फा। अब ये डायग्राम में उतना शो नहीं हो रहा है, 90 डिग्रीज जैसा, ये 90 डिग्रीज, दिस इज अल्फा। और ये पूरा जो एंगल बन रहा है दिस इज फाई। तो ये देखो फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा किसके साथ बना? AP और AR का बना। तो ये AC से नहीं बना, तो इसलिए यहाँ लिखना AC sin थीटा। ये वेक्टर का लॉ है, रिजल्टेंट डायरेक्शन पता करने का लॉ है। 11th स्टैंडर्ड के नोट्स उठा के देख लेना। अपॉन AC sin थीटा है तो यहाँ लिखेंगे AP प्लस AC cos थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो tan अल्फा, अल्फा कितना है?
अल्फा 90 डिग्री है, देखो डायग्राम में, ये अल्फा 90 डिग्री है, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू AC, ये AC हो गया, साइन सॉरी थीटा नहीं लिखेंगे हम, फाई लिखेंगे। व्हाट इज फाई? फाई इज द एंगल बिटवीन AP बार एंड AC बार, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है वो। तो यहाँ लिखेंगे साइन 135 डिग्री अपॉन AP प्लस AC cos 135 डिग्री, cos 135 डिग्री इज इक्वल टू AC साइन 135 को हम क्या लिखेंगे? साइन 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 इज 135, AP प्लस AC cos, इसको क्या लिखेंगे? 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा tan 90 डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। tan 90 इज इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा? AC साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा cos 45, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि cos 45 कैसा आया, जन दो आप लिखे नहीं थे तो मैं आपको मालूम होना चाहिए साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा अपॉन यहाँ क्या है AP प्लस cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इट विल बी AC इंटू माइनस साइन 45 डिग्री, क्या हो जाएगा फिर ये AC और cos 45 इज 1/√2, तो इट विल बिकम AC बाय √2 अपॉन AP माइनस, देखो मैंने पहले माइनस इसको ला लिया बाहर, AP माइनस AC साइन 45 विल बी 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, डायरेक्ट लिखा मैंने 1/√2, आपको आता है इतना, बेसिक मैथ्स तो हमारा होता ही है। AC अपॉन √2, चलो समझ जाएंगे क्या, AC अपॉन √2 अपॉन √2 AP माइनस AC बाय √2 कैंसिल हो रहा, दिस इज tan 90 डिग्री, तो √2 कैंसिल हो रहा और यहाँ क्या आ रहा, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन √2 AP माइनस AC, √2 AP माइनस AC, ठीक है। अब tan 90, या एक काम करते हैं इसको tan अल्फा ही रख देते, tan अल्फा ही रहने देते इसको, 90 है उल्टा हम उसको प्रूव कर देंगे, ये कंडीशन अभी, दिस इज tan अल्फा, इफ √2 AP इज इक्वल टू AC, देन अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू AC अपॉन AC माइनस AC, मतलब AC अपॉन 0 यानी इंफिनिटी, tan अल्फा इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये देखो अल्फा 90 डिग्री है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन है, ठीक है। हम ऐसा भी लिख सकते थे, tan 90 इंफिनिटी लाते थे और इसको उधर भेज देते थे √AP और AC को, तो ये कैंसिल हो जाता था, तो अल्फा इज 90 डिग्री, और ये कब होता है अल्फा 90 डिग्री, यहाँ देखो अल्फा क्या है 90 डिग्री है, और अल्फा 90 डिग्री कब होता है, अल्फा 90 डिग्री तब होता है जब √2 AP इज इक्वल टू AC, इसी का मतलब क्या है कि AP इज इक्वल टू AC बाय √2, यानी adhesive force is equal to cohesive force by √2, अगर ऐसा होता है if adhesive force is equal to cohesive force by √2, then theta is 90 degrees, ये कंडीशन है, याद रखना। अगर adhesive force cohesive force का √2 हो डिवाइडेड बाय √2, है ना, मतलब
ये देखो कोहेसिव का एरो बड़ा है, एडहेसिव का एरो कंपैरेटिवली छोटा है, तो एडहेसिव फोर्स अगर कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2 होता है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है। और अगर ऐसा हो जाए तो इफ AP इज ग्रेटर देन AC बाय √2, अब यहाँ कौन ग्रेटर हो गया? एडहेसिव फोर्स ग्रेटर हो गया, तो देन व्हाट विल हैपन? देन थीटा इज इक्वल टू एक्यूट, थीटा एक्यूट होगा। ठीक है, हमारी बुक में दिया है, ये मेंशन किया है क्या? यस, फॉर एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट AP इज ग्रेटर देन AC बाय √2, यानी इफ हम ऐसा लिख सकते हैं इफ एडहेसिव फोर्स, और ये आप कैसा इसको ध्यान में रखोगे मालूम है, ये √2 का फैक्टर तो आपको याद रहेगा। AP क्या एडहेसिव, और वैसे भी एडहेसिव ज्यादा हो तो हमेशा एक्यूट एंगल बनता है। ठीक है, तो इफ एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स बाय √2, कोहेसिव फोर्स बाय √2, देन एंगल थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा आपको? एडहेसिव फोर्स अगर ज्यादा है कोहेसिव फोर्स बाय √2 से, देन थीटा विल बी एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, सी सृष्टि ने कल मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो थीटा 90 डिग्री होता है ना? बोले, मैंने कहा नहीं, पावर फेलियर अंधेरे में दिख रहा है क्या? अरे वाह, बोर्ड तो एकदम झकास चमक रहा है। द नेक्स्ट कंडीशन, ब्लैक पेन से लिखता हूं, शायद बोर्ड शाइन होगा तो। इफ, अब नेक्स्ट कंडीशन, इफ एडहेसिव फोर्स इज लेस देन, if adhesive force is less than cohesive force by √2, cohesive force by √2, then theta is obtuse angle of contact, obtuse angle of contact, angle of contact will be obtuse. So what I have written, if adhesive force is less than cohesive force divided by √2, then theta will be obtuse angle of contact and the liquid will not be able to wet the solid surface. ठीक है, चलो, वेरी गुड, लाइट भी आ गया है, थैंक यू।